नमस्कार रेल साथियों, आपका बीआर क्लासेज में स्वागत है। और आज इस वीडियो में लिया है हमने 10 राजभाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 राजभाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं साथियों, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये जो 10 राजभाषा के प्रश्न हैं, ये सबके लिए ही अति महत्वपूर्ण है। राजभाषा एक ऐसा टॉपिक है जो रेलवे की जितनी भी एग्जाम हैं उनमें सब में इसका योगदान रहता है। जो रेलवे की विभागीय परीक्षाएं हैं उनमें सबका इसका योगदान रहता है। पेपर का 10% होती हैं। तो ये साथियों अप्रैल महीने का, अप्रैल 2022 का जेई का पेपर है और ये आपके SWR से ही है। SWR से ये इसका हम जेई का पेपर है ये। तो यहाँ जो जेई का पेपर है उस जेई के पेपर से हम 10 प्रश्न ले रहे हैं और ये 10 प्रश्न जो रेलवे की जितनी भी विभागीय परीक्षाएं हैं उनके लिए, सबके लिए उपयोगी हैं साथियों। राजभाषा का एक अपना महत्व है। पेपर का ये 10% होती है, आप सभी जानते हैं। और राजभाषा एक इजी टॉपिक भी है। इसकी तैयारी आप मात्र 1-2 दिन के अंदर कर सकते हैं और ये जो 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। और किसी पेपर में 10 नंबर ईजीवे में मार लेना आपकी मेरिट में भी सहायक होगा और 60% पेपर को क्रॉस करने में भी सहायक होगा। तो राजभाषा के जो प्रश्न होते हैं उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको ईजीवे में नहीं लेना चाहिए। अगर वो 10% आपका सही हो जाता है तो इससे आपकी मेरिट जो है वो हाई बनेगी और यदि आपकी तैयारी कम है तो आप 60% क्रॉस कर पाएंगे। तो चलिए चर्चा कर ली जाए इन 10 प्रश्नों पर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। और आप जिन जो प्रश्नों का जो लेवल है वो भी आपको पता लग जाएगा। और जो जेई के प्रश्न पत्र की डिमांड आ रही है कि सर इस चैनल पे क्या WLI का ही पेपर होता है क्या, इसके अलावा जेई का नहीं होता है क्या? नहीं, ये चैनल रेलवे की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। लेकिन प्रेजेंट में जो डिमांड ज़्यादा आ रही थी वो WLI की आ रही थी, क्योंकि चारों तरफ WLI की एग्ज़ाम थी। आपके आगरा डिवीज़न में WLI की एग्ज़ाम थी और आपके BRC डिवीज़न में WLI की एग्ज़ाम थी। अजमेर में होने वाली है, जयपुर में 9 जुलाई को है और बीकानेर में भी होने वाली है। तो चारों तरफ से WLI की ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो डिमांड के आधार पे साथियों मुझे काम करना पड़ता है। और जेई वाले घबराए नहीं, जेई वाले भी यहाँ से 50% पेपर तो लेके जा रहे हैं। जैसे 10% राजभाषा लेके जा रहे हैं और 40% में जो आपके रेलवे कंडक्ट रूल है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल है, आपके जो लीव का चैप्टर है, पास PTO है, छुट्टियां हैं, और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो जीके है, जर्नल है, सामान्य ज्ञान है, रेल से संबंधित ज्ञान है। तो केवल जेई के पेपर में होता है क्या है, 50% पेपर टेक्निकल का होता है और 50% पेपर जो जेई का होता है वो इन्हीं सब में होता है। उसमें भी डिसिप्लिन एंड अपील रूल के क्वेश्चन होते हैं, उसी में भी रेलवे कंडक्ट रूल के होते हैं, उसमें भी स्टैंडर्ड फोरम के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी पास PTO से संबंधित प्रश्न होते हैं। उसके अंतर्गत भी आपके जो राजभाषा है उसके भी क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा काफ़ी टॉपिक हैं, जैसे MACP है, PNM है, JCM है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जेई वाले जो रेल साथी हैं वो घबराए नहीं, वो यहाँ से 50% लेके जा रहे हैं इस चैनल से।
तो वो उसमें कोई घबराने वाली बात है, उनका केवल एक टेक्निकल एक्स्ट्रा पड़ता है जो 50% पेपर का होता है, CNW से संबंधित प्रश्न होते हैं, बाकी 50% तो यही सब होता है। तो वो अगर नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो मैं उनको समझा दूं कि 50% यही होता है। आपके 50% पास पीटीओ से क्वेश्चन WLI में भी आते हैं, तो पास पीटीओ से संबंधित क्वेश्चन जेई में भी आते हैं। आपके जो रेलवे कंडक्ट रूल हैं वो आपके WLI में आते हैं, तो जेई में भी आते हैं। आपकी जो 10% राजभाषा है वो जेई में आती है, तो WLI में भी आती है। आपके जो प्रश्न है डिसिप्लिन एंड अपील रूल है, रेलवे कंडक्ट रूल है, स्टैंडर्ड फोरम है, पास पीटीओ है, छुट्टियां हैं, आपके JCM, PCM, PNM हैं, आपके MACP हैं, आपके जो फैक्ट्री एक्ट 1948 हैं, आपके जो जीके है। तो कहने का मतलब ये है कि 50% प्रश्न WLI का ही होता है जेई के पेपर में। केवल 50% जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जिनमें LHB है, ICF है, RCF है, वर्कशॉप से संबंधित है या डिवीजन से संबंधित क्वेश्चन है, तो वो एक 50% टेक्निकल क्वेश्चन अलग से होते हैं। बाकी 50% तो जो मैं बता रहा हूँ चैनल पे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ही आते हैं साथियों। आप घबराएं नहीं। बहुत से रेल साथी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जेई का पेपर कराओ। बिल्कुल जेई का भी कराएंगे, और ऐसी बात नहीं है, ये सभी के लिए है चैनल, रेलवे की विभिन्न विभागीय परीक्षाओं के लिए है। तो आप मेरा कहने का तात्पर्य समझे कि आप जेई वाले यहाँ से 50% लेके जा रहे हैं, केवल एक टेक्निकल क्वेश्चन ही तो नहीं लेके जा रहे 50%। तो टेक्निकल क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। और अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल पे लगभग 160 के 165 160 165 के लगभग वीडियो हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो वो सारे टेक्निकल के ही वीडियो हैं। मैं आपको ये बता दूं, तो जेई वाले घबराए नहीं, आराम से मेरा चैनल देखें। आप यहाँ से 50% लेके जाएंगे। और यदि मेरा अगर पूरा वीडियो देखेंगे, उसमें आपको LHB के क्वेश्चन मिलेंगे, ICF के मिलेंगे, आपको ICF RCF के मिलेंगे, LHB के क्वेश्चन मिलेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे आप पूरे वीडियो को देखिए, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तैयारी कीजिए। जेई का पेपर भी हम कराएंगे, और ऐसी बात नहीं है। और जो WLI का 50% जो हिस्सा होता है वो जेई का ही होता है। केवल जेई के में अंतर क्या है कि 50% टेक्निकल क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। अब जैसे अधिकारियों के नाम है, साहब GM महोदय का नाम क्या है, रेलवे बोर्ड के CRB का नाम क्या है, रेल मिनिस्टर का नाम क्या है, अधिकारियों के नाम, रेल राज्य मंत्री, रेल मंत्री, ये WLI में पूछा जाता है, तो ये जेई के पेपर में भी पूछा जाता है। इसलिए आप लोग घबराए नहीं, आराम से तैयारी करें। ऐसा कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होए। आपकी तैयारी यहाँ जीके की भी हो रही है। आपकी तैयारी यहाँ जो जितने भी टॉपिक आपके आते हैं, वही जो 50% टॉपिक यहाँ जो WLI का पेपर हो रहा है, उसमें से 50% सिलेबस आपका भी है। केवल जेई में 50% क्वेश्चन किसके जुड़ जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन जुड़ते हैं। वो क्या होते हैं, वो LHB से संबंधित होते हैं, वो ICF RCF से संबंधित होते हैं, वो आपके फैक्ट्री एक्ट WLI में भी आता है, तो फैक्ट्री एक्ट आपके जेई में भी आता है। JNM, PCM, MACP, आपके प्रेम, ये जेई में भी आता है, तो ये WLI में भी आता है। इसलिए हम लोग, मैं अकेला इस चैनल पे काम नहीं कर रहा, हम लोगों की एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है जो इस चैनल को चला रही है। तो हम आपकी अभिलाषा को समझते हैं, और हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रेल, ऐसा नहीं है कि हम बाहर के RRB या RRC या मतलब जो जर्नल कंपटीशन है, UPSC IAS RS है, या जो PC जो भी ऐसे एग्जामों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हम ओनली रेल साथियों के लिए काम कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसा घबराए नहीं, जेई वाले भी। और आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखिए, आप उसमें आपको LHB के क्वेश्चन मिलेंगे, ICF RCF के मिलेंगे, फैक्ट्री एक्ट के मिलेंगे। तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, आपके टेक्निकल की तैयारी भी हो जाएगी, और मैं जेई के पेपर भी शीघ्र ही करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हमको क्या होता है कि साथियों, जो जिसकी ज्यादा डिमांड रहती है, जिसकी ज्यादा डिमांड रहती है, उसके हिसाब से हमको चलना होता है। जिसकी ज्यादा डिमांड आती है, जिसकी सबसे ज्यादा जो रेल कर्मचारी मांग करते हैं, उस विषय पे हमको सबसे ज्यादा चलना होता है। तो आप निश्चित होकर तैयारी कीजिए, और चैनल का भरपूर फायदा उठाइए। और हमारी जो BR क्लास की कमेटी है, वो एक आदमी के पीछे नहीं चल रही है, उसके पीछे कई
हमारी एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी में कई रेल साथी जुड़े हुए हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और बहुत इंटेलिजेंट हैं वो लोग, और वो लोग इसके पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। इन्हें काफी लोगों का सहयोग है मेरे पीछे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ या अकेला ये बीआर क्लासेस चला रहा हूँ। पर्दे के पीछे बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उनका सिलेक्शन एपीओ तक हो चुका है साथियों। मैं आपको बता दूं, एपीओ तक उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। तो ऐसी घबराने की आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है, और आप इस चैनल का भरपूर फायदा उठाइए। आप लोगों के लिए ये चैनल चला रहे हैं रेल साथियों की नॉलेज को एनहांस करने के लिए, उनके जो रूल नियम है उनको जानने के लिए, और उनकी जो विभिन्न डिपार्टमेंटली एग्जाम होती है रेलवे की, उनको उनमें सफलता दिलाना ही हमारा मकसद है। तो चलिए साथियों, ये जेई का पेपर था, और ये हमारे किसी मैं नाम तो भूल गया, सॉरी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर आप राजभाषा का चैप्टर करा के ही समाप्त मत कीजिएगा, इस जेई के पेपर को पूरा कराइएगा। तो आप घबराएं नहीं, आप तैयारी करते रहे, जेई का भी फायदा मिलेगा आपको। सभी विभागीय परीक्षाओं का चैनल है ये, और आप आराम से, तो किसी अपने रेल साथी ने ये पेपर शेयर किया था, फिलहाल मुझे उसका नाम, बाकी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बीआर क्लास से जुड़े रहे, आप यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने लिया है राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि सभी रेलवे जो रेल की विभागीय परीक्षाएं होती हैं वो सबके लिए उपयोगी हैं साथियों। ये 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इजी भी होता है टॉपिक, और इसमें अगर आप 10 में से 10 स्कोर कर लेते हैं, और आसान है, 10 में से 10 स्कोर किया जा सकता है, इसमें 100% किया जा सकता है। आप 10 के 10 नंबर इसमें मार सकते हैं मात्र थोड़ी बहुत तैयारी से। तो एक तरह से ये फ्री के नंबर होते हैं, तो 10 नंबरों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसको सीरियस लेना चाहिए। और 10 में से 10 नंबर बड़ी आसानी से आ जाते हैं इसमें, इसीलिए तो मैं बार बार इस पे जोर देता हूँ, और इसका अलग से वीडियो बनाता हूँ। अलग से वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जितने भी इसमें अपने कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो जेई वाले हों, या चाहे वो WLI वाले हों, या आपके रैंकर जेई, इंटरमीडिएट जेई, या आपके AWM एवं और एपीओ, अपने ग्रुप बी अधिकारियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है राजभाषा। और आपके WI जेई, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लियर, OS, CSWI, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेलवे की जितनी भी विभागीय परीक्षाएं आती हैं जिनमें राजभाषा का चैप्टर होता है, पेपर का 10% होती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता आप समझिए। इसका अलग वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, और ये वीडियो ऐसे नहीं बनाता हूँ कहीं से भी उठा के बना दिया। ये पेपर का कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर का ये हिस्सा होती है, चाहे वो एपीओ का पेपर हो, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे वो WLI का पेपर हो। ये 10 प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, और मैं इन 10 प्रश्नों की विश्लेषणात्मक एक्सप्लेन करता हूं इनको। तो एक्सप्लेन के दौरान आपको कई चीजों की जानकारी होती है, ऐसे नहीं कि 10 प्रश्न ही आपके दिमाग में आते हैं। इसके साथ साथ मैं इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर भी बताते चलता हूं। तो इस वीडियो का आप पूर्ण लाभ लीजिए, और आराम से आप निश्चित होके पॉजिटिव होके, बी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होके तैयारी कीजिए। तो चलिए साथियों, हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अपने लिए पहला हो जाएगा, ये से वैसे ये पार्ट का 101 है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है, इसमें आप देखिएगा, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो ये प्रश्न, पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम बार रिपीट होता है। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका सीधा सा फंडा यह है कि संसदीय जो राजभाषा समिति है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, उसमें से राज्यसभा के 20 होते हैं, और आपके
लोकसभा से उसमें सॉरी लोकसभा से 20 होते हैं और आपके राज्यसभा से 10 होते हैं। तो ये 10 और प्लस 20 ये दोनों मिलके टोटल 30 हो जाते हैं। अब आप चाहे WLI की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई की कर रहे हो, चाहे ग्रुप बी अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप बी में कोई भी हो सकता है, AWM, एओम, आपके एपीओम, एओम हो सकता है, एपीओ हो सकता है। ग्रुप बी की जो भी जितने भी ग्रुप बी की एग्जाम है उनमें भी राजभाषा आती है। तो यहाँ जो राज्यसभा से लिए जाते हैं वो 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 20 होते हैं। तो 20 और 10 दोनों मिला के 30 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 होते हैं। ये सभी जानते हैं आप, और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में लगभग टपक जाता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है राज्यसभा से कितने लिए जाते हैं, ये पूछा है इन्होंने। तो राज्यसभा से आपके मैंने बताया 10। तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा वो 10 सदस्य हो जाएगा। आपका जो आंसर है ऑप्शन ए 10 मेंबर हो जाएंगे, 10 मेंबर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा। ये इसका उत्तर है साथियों। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी। तो ये होती है साथियों वंस इन 3 मंथ्स, यानी 3 महीने में एक बार। 3 मंथ में, ये 3 मंथ में एक बार होती है, 3 मंथ में एक बार होती है। और साल की बात करें तो एक साल में ये, यहाँ लिखा भी है साल में एक बार, सॉरी ये तो गलत है, एक साल में ये 4 बार हो गई। तो वर्ष में 4 बार हो गई और 3 महीने में एक बार हो गई। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, वंस इन 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार। तो यहाँ 3 महीने में एक बार, यानी कि डी आपका यहाँ उत्तर डी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये मोस्ट प्रश्न है। और ये जो 10 राजभाषा के प्रश्न लिए गए हैं ये जेई के चैप्टर से लिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। Which is the elementary Hindi course prescribed for central government employees? तो यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है। देखिए यहाँ जो पाठ्यक्रम चला रही है केंद्र सरकार जो कर्मचारियों के लिए जो पाठ्यक्रम चला रही है वो 3 पाठ्यक्रम चला रही है। प्रबोध चला रही है, प्रवीण चला रही है और प्रज्ञा और पारंगत एक ही है। तो ये टोटल 3 पाठ्यक्रम चला रही है। ये पूछा भी जाता है कितने पाठ्यक्रम, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, 4 नहीं देना है आपको उत्तर। ये पारंगत और प्रज्ञा एक ही होते हैं। तो आपको हमेशा 3 ही रटने हैं, 3 ही पाठ्यक्रम होते हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। ये पारंगत है जो प्रज्ञा का हिस्सा होता है। तो कभी भी आपको एक तो प्रश्न ये बनता है यहाँ, और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है केंद्र सरकार कर्मचारियों के निर्धारित कितने पाठ्यक्रम हैं। तो ये 3 पाठ्यक्रम हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, ये पारंगत इसी का। तीसरा प्रश्न या दूसरा प्रश्न जो यहाँ बनता है वो ये बनता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है। तो प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम यहाँ आपका प्रबोध हो जाएगा। प्राथमिक जो हिंदी पाठ्यक्रम है वो प्रबोध होता है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जो प्राथमिक पाठ्यक्रम होता है वो प्रबोध होता है, और ये आपके 25 कार्य दिवस का होता है। ये आपके 25 कार्य दिवस का होता है। फिर आपके जो प्रवीण है ये 20 कार्य दिवस का होता है। ये जो प्रवीण है ये आपके 20 कार्य दिवस का होता है। और ये जो प्रज्ञा है ये आपके 15 कार्य दिवस का होता है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर एक चीज और है, ये प्रबोध है जो प्राइमरी लेवल का होता है, यानी कि प्राइमरी लेवल 5वीं तक का होता है। और प्रवीण होता है जो मिडिल लेवल का होता है, यानी 5वीं से 8वीं तक का होता है। और ये जो प्रज्ञा है ये आपके सेकेंडरी लेवल का होता है, यानी 8वीं से 10वीं, 8वीं से 10वीं ये सेकेंडरी लेवल का होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 पाठ्यक्रम हो गए, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। पारंगत इसी का हिस्सा है। और इनके जो कार्य दिवस हैं वो 25, इसके 20, इसके 15 हैं। और ये प्रबोध है जो प्राइमरी लेवल का है, प्रवीण है जो मिडिल लेवल का है, और प्रज्ञा है जो सेकेंडरी लेवल का है। ये भी आपको
ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है, तो वो पाठ्यक्रम आपका प्रबोध हो जाएगा। प्रबोध, वो पाठ्यक्रम आपका प्रबोध हो जाएगा। विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये प्रबोध हो जाएगा आपका। और ये 25 कार्य दिवस का होता है, ये प्राइमरी लेवल का होता है। तो यहाँ वो आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 104 है, इन विच कोर्स ये कैटेगरी बी एम्प्लॉय, कैटेगरी बी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड, यानी हिंदी शिक्षण योजना के तहत परिभाषित श्रेणी बी कर्मचारी को, श्रेणी बी कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ जो कर्मचारी हैं वो 4 श्रेणियों में है, मैं बता दूं आपको। ए श्रेणी का कर्मचारी, बी श्रेणी का कर्मचारी, और सी श्रेणी का कर्मचारी, और डी श्रेणी का कर्मचारी। 4 श्रेणियों में बांटा गया है कर्मचारियों को, ए बी सी डी। तो ये बी श्रेणी के कर्मचारी के लिए पूछ रहा है कि किस पाठ्यक्रम में उसको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तो जो बी श्रेणी का पाठ्यक्रम, बी श्रेणी का जो कर्मचारी होता है, बी श्रेणी का जो कर्मचारी होता है, बी श्रेणी का जो कर्मचारी होता है उसको प्रज्ञा पाठ्यक्रम करवाया जाता है, उसको प्रज्ञा पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जो कि 15 दिन कार्य दिवस का होता है। और ये सेकेंडरी लेवल का होता है, यानी 8वीं से 10वीं सेकेंडरी लेवल का होता है। ये ध्यान में रखिएगा साथियों। तो यहाँ आपका आंसर प्रज्ञा कोर्स हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ। फिर चलते हैं साथियों, नेक्स्ट पे है, देखो नेक्स्ट में आप सावधानी पूर्वक पढ़ना इस प्रश्न को। इसमें आप जल्दीबाजी में वो मत सोचना, क्योंकि इसमें होता क्या है कि उत्तर अपने को ये एक मुश्त राशि पूछी है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें वो नहीं पूछा है कि 70% से ऊपर कितना, और 60 और 70% के बीच इतना, और 55-60 से, वो नहीं पूछा है इसमें। इसमें सिर्फ ये प्रश्न, ये जो प्रश्न है 105 105 क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लंप सम अवार्ड फॉर पासिंग प्रवीण कोर्स, यानी कि प्रवीण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है। तो जो यहाँ पे जो प्रवीण की जो राशि है वो एक मुश्त पूछ रहा है। ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होएगा। एक मुश्त पुरस्कार की राशि पूछ रहा है। अगर यहाँ पूछता कि 70% से अधिक अंक लाने पर कितने मिलते हैं प्रवीण में साथियों, मैं प्रवीण की बात कर रहा हूँ। प्रवीण में 70% से अधिक ऊपर अंक लाने पर कितने मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके 1800 रुपए, वो मिलते हैं आपके 1800 रुपए। और 60 से 70 के बीच कितने मिलते हैं, 60 से 70 के बीच, तो वो मिलते हैं आपके 1200 रुपए। और 55 से 60 के बीच में कितने मिलते हैं, तो वो 55 से 60 के बीच में मिलते हैं आपके 600 रुपए, 600 रुपए मिलते हैं। लेकिन ये प्रश्न यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, ये प्रश्न यहाँ ये चीज नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप यहाँ 1200 रुपए आ जाए तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, ये उत्तर लगा दो ए 1200 रुपए, तो यहाँ ये नहीं होगा उत्तर, तो ये नहीं होगा। यहाँ एक मुश्त पुरस्कार राशि पूछ रहा है प्रवीण की। तो मैं बता दूं, जो एक मुश्त पुरस्कार की राशि होती है वो आपके प्रबोध की होती है, प्रबोध की होती है आपके, प्रबोध की होती है आपके 1600 रुपए, प्रबोध की होती है 1600 रुपए होती है। और प्रवीण की जो होती है, प्रवीण की जो होती है, प्रवीण की जो आपकी राशि होती है वो होती है 1500 रुपए। और जो प्रज्ञा की होती है वो होती है आपके, प्रज्ञा की जो होती है वो होती है आपके 2400 रुपए, प्रज्ञा की होती है 2400 रुपए, प्रज्ञा की होती है 2400 रुपए। तो यहाँ जो इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रवीण कोर्स,
तो यहाँ आपका आंसर अब आप समझ गए होंगे क्या होगा। यानी प्रवीण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए एक मुश्त पुरस्कार राशि, वो प्रबोध की 1600 होती है, प्रवीण की 1500 होती है और प्रज्ञा की 2400 रुपए होती है। तो यहाँ आपका आंसर रुपए 1500 आ जाएगा। यहाँ आपका आंसर 1500 रुपए आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए फिर बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 106 की। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग हिंदी नॉवल एंड स्टोरी बुक्स। मैंने बताया था आपको कि हिंदी में उपन्यास और कहानी की किताबें लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक, हिंदी गद्य पद संग्रह, कविता, ये सब लिखने के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है साथियों। ये सब लिखने के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। और काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। और तकनीकी विषयों में हिंदी मौलिक पुस्तक लिखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ हिंदी में उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, गद्य पद संग्रह ये पूछा है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा प्रेमचंद पुरस्कार। ये प्रेमचंद पुरस्कार आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये जो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है ये काव्य लेखन के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? काव्य लेखन के लिए दिया जाता है। ये काव्य लेखन के लिए दिया जाता है। ये काव्य लेखन के लिए दिया जाता है। और इनकी मैं जो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है और प्रेमचंद पुरस्कार है और लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है, एलबीएस पुरस्कार है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, यह आपके तकनीकी विषय में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। तकनीकी विषय में मौलिक, तकनीकियों को जरूर पकड़ना जरूरी है। यहाँ तकनीकी विषय में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इन तीनों पुरस्कारों की सेम राशि है। मैथिली शरण और लाल बहादुर शास्त्री और प्रेमचंद, तीनों की सेम पुरस्कार राशि है। वो है प्रथम राशि। अगर ये पूछता है तो आप बताइएगा 20,000। तो ये 20,000 तीनों की है। मैं यहाँ बता दूं ये तीनों की है 20,000 प्रथम राशि। ये लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार की भी इतनी है, प्रेमचंद की भी इतनी है, और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो काव्य लेखन के लिए दिया जाता है उसकी भी इतनी है। और द्वितीय जो राशि है वो तीनों की सेम है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री की पूछे, चाहे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार की पूछे, चाहे प्रेमचंद की पूछे। तो ये तीनों के लिए ही 10,000 रुपये हो जाएगी सेकेंड राशि। और जो थर्ड राशि है, जो थर्ड राशि है वो हो जाएगी आपके 7,000 रुपये। पहले ये राशियां 15,000, 7,000 और 3,300 रुपए थी साथियों, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी है तो उनसे कोई मतलब ही नहीं, उनको याद भी अपने को नहीं रखना है, इसलिए बात करना ही बेकार है। तो ये इनकी तीनों पुरस्कारों की ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय राशियां हैं। चाहे वो आपके लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार हो, चाहे वो आपके काव्य लेखन में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हो, चाहे वो आपके प्रेमचंद जी पुरस्कार हो, तीनों की प्रथम, द्वितीय। तो ये चाहे राशियां पूछे चाहे ये पूछे, आपका प्रश्न अब गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड इन एनुअल प्रोग्राम फॉर लेटर रिसीव्ड इन हिंदी टू बी आंसर्ड इन हिंदी। तो ये 100% हो जाएगा आपका। हिंदी में प्राप्त उत्तरों के उत्तर हिंदी में देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये 100% रखा गया है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, हाँ यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इसको गौर से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। When was first time वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड, यानी पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो पहले बार तो मैं आपको ये बता दूं कि जो विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, ये कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और आपके जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है, वो आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो सुपरहिट क्वेश्चन है। तो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।
तो ये पूछ रहा है कि 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपके 10 जनवरी 2006 से मनाते आ रहे हैं इसको, 10 जनवरी 2006 से। और ये जो 14 सितंबर है इसको हम 1953 से मनाते आ रहे हैं, 1953 से मनाते आ रहे हैं, इसको हम 1953 से मनाते आ रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसको 1953 से मनाते आ रहे हैं। और जो 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है इसको हम 10 जनवरी 2006 से मनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10 जनवरी 2006। तो आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन बी। चलिए साथियों 109 पे चलते हैं। 109 प्रश्न है आपका, नेम द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर whom हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये कैटेगरी ए के लिए नहीं है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही अच्छा पर्सन, सुपर हिट पर्सन, बहुत ही मोस्ट पर्सन। नेम द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर whom हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको यहाँ 4 बताए थे कि ये 4 भागों में बांट रखा है, ए बी और सी और डी, 4 भागों में बांट रखा है। मैंने आपको यहाँ ये बताया था 4 भागों में बांट रखा है। तो ये कह रहा है कि हिंदी कोर्स किस कैटेगरी के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये ए कैटेगरी के लिए आवश्यक नहीं है। तो आपका यहाँ आंसर सी हो जाएगा, ए कैटेगरी के लिए आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों लास्ट प्रश्न है वो ले लेते हैं। जो प्रश्न संख्या 110 है, वो प्रश्न संख्या 110 है, व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट। यानी संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था। देखिए साथियों, व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट, संसदीय राजभाषा समिति का गठन। तो मैं आपको बता दूं, संसदीय जो राजभाषा जिसमें 30 सदस्य होते हैं आपके, जो अभी अभी पहला प्रश्न यही था, इसमें 30 सदस्य होते हैं टोटल, इसमें 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से इसमें 20 लिए जाते हैं और आपके राज्यसभा से 10 लिए जाते हैं, जो मैंने अभी पहले प्रश्न में बता दिए हैं। तो टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं आपके, 20 और 10, 20 और 10 30 सदस्य इसमें संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से लिए जाते हैं और राज्यसभा से 10 लिए जाते हैं। तो ये इसका गठन पूछ रहा है कब हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपके जनवरी 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था इसका गठन। इसका गठन आपके जनवरी 1976 में हुआ था। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन ले आप बताओ, आप बताइए यहाँ कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ जनवरी 1976 में हुआ था, तो यहाँ जनवरी 1976 ये भी नहीं है, जनवरी 1976 ये भी नहीं है, जनवरी 1976 ये भी नहीं है। अब यहाँ जनवरी तो है लेकिन ईयर 1975 है। तो ये जो ईयर है ये आपके 1976 हो जाएगा। तो यहाँ अपन ऑप्शन डी ले लेंगे, यहाँ ऑप्शन अपन डी ले लेंगे। अगर ये जनवरी 1975 सही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मेरे लिए ऑडियंस हैं, आप मेरे लिए सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरे लिए रेल साथी हैं और आप मेरे लिए सब कुछ हैं। और आप लोगों के लिए मदद के लिए ये चैनल चलाया जा रहा है। तो आप ऑडियंस भी हैं, आप रेल साथी भी हैं, आप सब्सक्राइबर्स भी हैं और आप मेरे सब कुछ हैं। तो आप ये जनवरी 1975 इसमें गलत है मेरे हिसाब से, इसका जो राइट आंसर होगा वो 1976 होगा। तो इसमें अपन डी ले सकते हैं लेकिन डी भी करेक्ट नहीं है 1975। यदि ये जनवरी 1975 अगर राइट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद साथियों।